जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले उसमें 70% महिलाओं को उनका मकान जो है उनके नाम पर हुआ है। करोड़ों करोड़ों महिलाओं को आज इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही उनको गरिमा और आत्मसम्मान उनका बढ़ा है। इतना ही नहीं, 3 तलाक के खिलाफ कानून के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को इस कुप्रथा से कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, एनडीए और भाजपा की सरकार ने किया है। और अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक बदल देने वाली उस समय कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने कट्टरपंथियों और देशद्रोहियों को उन्हीं को प्राथमिकता देते हुए इन्हें उत्पीड़न की स्वीकार मासूम मुस्लिम महिलाओं से कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने ही बदला था उस समय। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने ही बदला था 3 तलाक वाला जजमेंट जब आया था शाहबानो के केस में। आप सबको याद होगा, शाहबानो का केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के अनेकों निर्णयों के माध्यम से वर्ष 2014 के बाद देश में आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के प्रत्येक कोने में महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, उनकी सुरक्षा भी हो रही है, सशक्तिकरण भी हो रही है और अपनी स्वावलंबन की नई नई कहानियां वो लिख रही हैं। कोई ड्रोन उड़ा रही हैं, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, तो कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही है। और मैं हर सत्र में एक गांव का नाम जरूर लेता हूं, सारकोट गांव, और वहां 21 वर्षीय बेटी प्रियंका वहां की ग्राम प्रधान है। हाँ, 21 वर्षीय। वहां के हमारे माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी यहाँ बैठे हैं। सच में उस गांव की जिसके बारे में हमेशा कहता हूं, लखपत बुटोला जी आप तो हो जाइएगा, कम से कम आपका पड़ोस का है वो। अरे सारकोट एक बार और जाइए, आप अनिल जी के साथ जाइए एक बार। ये भी अच्छा होगा कि अनिल जी और आप साथ साथ जाएंगे दोनों लोग। तो सच में ऐसा लगता है कि हमारी, अरे मैं अलग से सुन लूंगा पिछले उसमें गया ना, पीले रंग के घर है, तो मैं उनसे किसी से बात कर रहा था कि ये इसी कारण से पीलिया हुआ है क्या, ये सारे रंग घर पीले कर दिए। गाँव में देखा वो विधानसभा से दिखता है। नहीं, सारकोट की एक किताब है, उसको पढ़िए। ये क्या बात बोली आपने साहब, ये क्या बात बोली आपने, कुछ समझ नहीं आई। ये क्या बात कि पीले रंग के घर थे तो पीलिया हो गया? माइंडसेट की बात है मैम। पीला, अरे दृष्टि दोष हो गया, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। देखिए, अरे भाई पीला रंग बहुत शुभ होता है। कांग्रेस ने जब कोरोना हुआ था तो कांग्रेस क्या कहती थी, भाई ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अपने आप छुटके से लगवा कहते थे। सर आपने भी लगाई होगी 3 डोज, बूस्टर डोज भी लगाया। हमारे पहाड़ों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो पीला वस्त्र पहना जाता है। फिलहाल ठीक है इंजीनियर साहब, हमारे पहाड़ों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो पीला वस्त्र पहना जाता है, पीली पिठाई। ठीक है, अब आपस में बातचीत हो गई, चलिए ठीक है, मान्य। अरे नहीं चल बैठिए, सभी के लिए शुभ है। हमारी अध्यक्ष जी ने ठीक है, आपस में बात न करें, आपस में सभी से बात न करें, आपस में। अरे नए मुल्ला हैं, ज्यादा बांध दे रहे हैं। बहुत सुंदर गाँव है सर वो। बिल्कुल। धन्यवाद रवि बहादुर जी, आपने उस गांव की प्रशंसा करी। वैसे वो गांव, बात थी मैंने बता दी। वैसे वो गांव सभी को देखना चाहिए, क्योंकि उस सच में बहुत उस गांव के लोग जो है बहुत लगनशील हैं, बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, और लगातार सब मिलकर बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे मधुपालन के क्षेत्र में हो, या अन्य जो भी विषय समाज में आज अच्छे हो सकते हैं, वो सारे विषय आज उस गांव के लोग कर रहे हैं। सच में वो गांव एक हमारा एक ऐसा मॉडल गांव है कि उत्तराखंड के हर गांव उन गांव से प्रेरणा लेकर उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महोदय,
आदरणीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है कि आज देश की सामान्य घर की बेटियां जो सामान्य में पैदा हुई हैं, साधारण से असाधारण की यात्रा कर रही हैं, धरती से आसमान को छूने का काम कर रही हैं, और घर की बेटियां रसोई से लेकर रायसीना हिल्स तक का सफर तय कर रही हैं। और ये बात हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को भले ही समझ में ना आए, वे कभी हमारी राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का चित्र जो सचिवालय और विधानसभा सहित हमारे सभी सरकारी कार्यालयों में लगी हुई है, उन पर एक नजर डालेंगे तो सच में लगेगा कि किन परिस्थितियों में वो पैदा हुई, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कितने कष्टों का सामना करना पड़ा उनको, और उसके बाद आज वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो है आज हमारे देश का नेतृत्व कर रही हैं। आखिर क्यों हमेशा जनजातियों को अपने बोझ समझने वाले, उन्होंने कभी जनजाति समाज से आने वाली महिलाओं को बड़े दायित्वों के काबिल नहीं समझा। और अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समाज के वोटों को किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, इसे मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता हो। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं जहां से विधायक था पहले, उस विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार का दुष्प्रचार हुआ था, और ये झूठ फैलाया गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो हमारे थारू जनजाति के भाई बहन हैं उनकी जमीनें छीन ली जाएगी। और एक सुनियोजित प्रचार था जिसका उद्देश्य केवल भय और आशंका पैदा करना था, समाज को गुमराह करना था। दुर्भाग्यवश उस समय हमारे वहां के थारू भाई बहन भी उस दिशा में चले गए और उसी झूठ को सच मान बैठे। परिणाम से मुझे वहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप भी अध्यक्ष महोदय, सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज मैं जब उन लोगों से मिलता हूं तो ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहते हैं कि झूठे प्रचार के बहकावे में आ गए थे। अध्यक्ष महोदय, ये केवल एक घटना चुनावी हार जीत की नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से झूठ और भ्रम और अफवाह की राजनीति होती है, किस प्रकार से समाज को बांटने का काम होता है। असल बात तो यह है, धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी देश को कभी उत्तर दक्षिण में बांटने का काम करती है, कभी पूर्व पश्चिम में। 565 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया कांग्रेस अपनी कांग्रेस समाचार इसमें ट्यूब से जुड़ी हुई है, राष्ट्रवाद कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आज कांग्रेस पे ये आरोप लगाना भड़कियों से करे है। मैं बताना चाहता हूँ कि RSS का अस्ताना कांग्रेस ने की है, इसलिए कांग्रेस पर आरोप न लगाए। मैं आपसे जरूर अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस इस मिट्टी से जुड़ी, राष्ट्रवाद से जुड़ी कांग्रेस है। अरे कांग्रेस पूरा आरोप का गढ़ा है, यही आप समझ लीजिएगा, पूरा गढ़ा। ये ऐसे राष्ट्रवाद से हैं कि कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया। ये ऐसे राष्ट्रवाद के समय में हुआ। इतिहास बढ़ेगा, पाकिस्तान के दो इतिहास बढ़ेगा। वहां पर राज्यपाल कौन थे, सरकारें आरोप मत लगाए। आप पढ़ते हैं तो आरोप मत लगाए। हमने क्या क्या राज्यपाल कौन थे, भाजपा के राज्यपाल थे, सरकार आपकी थी, ये आपको उठाना पड़ेगा। पूरा अरे नेता सदन जी एक बात बोल रहे हैं, जाति की महिला को बीच में तो आप लोग बोल संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति बीच में ये लोग बोल रहे हैं। ये तो वही वाला किस्सा हो गया जैसे मोदी जी कहते हैं बुद्धपुरमा आके नेता सचिन जी पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों खत्म कर रखी है आप लोगों ने। नहीं, मोदी जी क्या सभी लोग बोलते हैं, आप पहली बार नहीं बोलना है। बुलाते ना राम मंदिर के उद्घाटन में, तो राम मंदिर के लिए बात करते हो, जो अहिर महिला के जूठे बेर खाते हो नहीं बुलाया। अरे आपके लोग तो जो राम मंदिर में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, संसद का उद्घाटन क्यों नहीं कराया राष्ट्रपति से? चलिए महोदय, आज
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश की बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली बार बेटियां सेना में स्थायी कमीशन प्रदान हो रहा है उनको, ताकि वो केवल सरहदों की रक्षा ही नहीं बल्कि सैन्य नेतृत्व की जिम्मेदारी भी निभा सकें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब लोगों ने देखा किस प्रकार से विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी साहसी बेटियों को युद्ध नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभाते हुए संपूर्ण विश्व ने देखा। वहीं सेना की अग्रिम पंक्तियों में कैप्टन शिवा चौहान जी की तैनाती तथा राफेल जैसी अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाली ग्रुप कैप्टन शिवांगी सिंह जैसी वीर बेटियां आज बदलते भारत की वो गौरवशाली तस्वीर है जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व हो रहा है। परंतु ये तस्वीर हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें तो INS विराट जैसे युद्धपोतों में अपने इटली वाले मेहमानों के साथ जश्न मनाना पसंद आता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नारी शक्ति को भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, परंतु कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करने के बजाय इसे बाधित करने का। आपकी जो बारी आएगी आप तब बोलिएगा, अभी सुन लीजिए। वो तो है, वो तो नियम जो है नियम है। चोर के दाढ़ी में तिनका, वो तो नियम है। कांग्रेस और उसके महिला विरोधी चोर के दाढ़ी में तिनका है। बोल सकते हैं एरोपी साहब, इतना बोल सकते हैं जो नियम है सुनिए। नियम से चलिए, जो अलग अलग नियम से हैं और अलग अलग बहाने बनाए हैं। देखिए, कहीं पर इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकने के लिए तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, झूठी दलीलें दी गई जो तथ्यों से परे थी। कभी प्रक्रिया का हवाला दिया गया, कभी कानूनी तकनीकी अड़चन का ढोंग रचा गया, कभी जनगणना और परिश्रम के नाम पर महिलाओं के अधिकारों को कुचलने की साजिश की गई। महोदय, आज कांग्रेस के हमारे साथियों द्वारा यहां भी उत्तराखंड के अंदर भी झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और जैसा दिल्ली में बैठे इनके नेताओं ने संसद में महिला आरक्षण का विरोध कर हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनते वक्त किया था, अगर उत्तराखंड विधानसभा में अगर 35 महिलाएं चुनकर अगर यहां आ जाती तो कुल विधायकों की संख्या 105 हो जाती। तो इसमें नहीं वहां बताना, वहां नहीं। अरे नहीं, जहां रखना वहां निकलना मत। अरे वहां राहुल गांधी जी को बोलो एक बार, राहुल को समझाओ ना, राहुल गांधी जी को भी लिखो एक बार, आप लोग राहुल जी को समझाओ। अपनी पोजीशन बता दीजिए, आज ही लागू करवा दीजिए। अरे राहुल जी को, प्रियंका को, मोदी जी को लागू करने के लिए तो एक दिन लाया था, विशेष सत्र बुलाया था, तो इसीलिए वहाँ राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखो। इस बार जो है बिल्कुल बहुमत से जो है पूरे देश में पुराना हो गया, सम्मान होना चाहिए, नरेंद्र हो गया क्या? अरे हम तो वही चाह रहे हैं ना, यदि अरे राहुल जी को समझाओ, सोनिया को समझाओ, प्रियंका को समझाओ, चाहे समय पर अभी भी सदन में लिया जाए, अभी भी लिया चाहिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भैया, अभी भी समय है, समझा दो, माननीय सहमति पत्र भेज दो राहुल गांधी को। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए आप देखिए, झारखंड तो पिछड़ गई, तो गुमराह करने की बात मैं कह रहा था जी। ये विधानसभा थोड़ी ना लागू कर सकती है, देश की संसद विधानसभा चर्चा क्यों करा रही है? वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ से क्यों करा रहे हो? और लोग देखो राहुल गांधी देखना चाहते हो करना, अरे अगर देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, मैंने माफ लेना
33 का प्रस्ताव बनाओ। शांत रहिए, आप सब जानते हैं, एक शांत रहिए। हम सब जानते हैं कि आज एक एक मिनट कीमती है। आप लोगों के विचार केवल इस सदन में नहीं सुने जा रहे हैं, बाहर भी सुने जा रहे हैं। तो आपका एक एक मिनट कीमती, आपस में बहस करके, आपस में बातचीत करके कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो आपस में ना बोले। अभी नेता सब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आप ये पहले से तय करके आए हैं, जो पहले से तय करके आए हैं आरोप। अरे भाई बार नेता आप जो है चलने वो सबसे पहले मंत्रिमंडल में जो 33%, फिर विधानसभाओं में जो हमारे जिलाधिकारी है उसमें 33% को आशा दीदी आज जिलाधिकारी सब पूछते हैं 33% और जगदीश सदन यहाँ पर बोल रहे थे माननीय सदस्य, आप अपने विचार इसी बहस में कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं सुन पा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आप लोग आपस में आपके सारे विचार आप दे रहे, आप दीजिए ना, जब आपको मौका दिया जाएगा आपको हम देंगे समय, पूरा समय देंगे। आप बोलिए, नेता सदन बोलिए। अध्यक्ष, आप बिल्कुल करिए। अध्यक्ष महोदय, 25 इनका फोटो अपने दिल में बसाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि पहले जो सदन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में जो बिल पारित हुआ है उस बिल को पूरा पढ़ लें। उसमें परिसीमन की बात ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है। परिसीमन होने के बाद ही जो है नया आरक्षण लागू होगा। तो तो दिल्ली पड़ा तुम्हें वो इसलिए लाया जा रहा है कि 2029 में लागू हो जाए, इसलिए लाया जा रहा था। आज अगर उत्तराखंड में अगर सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो जाती तो किसी को क्या परेशानी होती जी। इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतना क्षेत्र बढ़ गया है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। और वैसे भी अगर ये पौड़ी लोकसभा देखा जाए या अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा देखा जाए तो उसकी लंबाई और भौगोलिक स्थितियां कितनी विरल है, कितना दूर दराज का इलाका है। एक सांसद के लिए जाना कितना कठिन होता है, ये वही समझ सकता है जो जाता होगा, जो देखा होगा। तो महोदया, तो सच तो यह है कि ये लोग सच में कभी भी जो है महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में थे ही नहीं, और सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करते आए हैं। इसलिए कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय को रोकने का काम किया, जो एक युगांतकारी निर्णय हो सकता था देश के इतिहास में, जो हमेशा 100 अक्षरों से लिखा जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों को यह भय है कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है, उससे कहीं सामान्य घरों की महिलाएं अपने घरों से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में न आ जाएं। इसलिए इस कांग्रेस के नेतृत्व में जो परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा, और कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जो आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रयास को लोकसभा में विफल करने का पाप नहीं किया है, महापाप किया है। अध्यक्ष महोदय, आज देश में जिन्होंने 6 दशकों तक इस देश के अंदर शासन किया है, सत्ता रही है, कांग्रेस ने किन लोगों को आगे बढ़ाया? अपने परिवार की महिलाओं के अलावा किसी सामान्य परिवार की महिला को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था अगर सामान्य घर की महिलाएं राजनीति में आएंगी तो इनकी वंशवाद की जो परंपरा है उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं से भेदभाव हमेशा इनकी रीति का हिस्सा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि देश की आजादी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद
इंदिरा जी की पहली कैबिनेट में भी केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री रही। इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए भी कभी किसी दूसरी महिला को आगे आने का कोई मौका नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री, हमारा सुप्रीमो माननीय अध्यक्ष जी है, हमारे सुप्रीमो, केवल एक महिला नेता थी मोहसिना किदवई जी, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इतना ही नहीं, जो बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हमने महिला प्रधानमंत्री दी, पूरे देश को दी, 2 टुकड़े किए, राज्यपाल, स्पीकर, सब अब सुन लो तो वो भी देश की इमरजेंसी भी तो दी। वो देश की प्रधानमंत्री इसलिए बनी कि वो किसी सामान्य परिवार की बेटी नहीं थी, नेहरू जी की बेटी थी। और मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को कभी 2014 के बाद जो आदरणीय मोदी जी का मंत्रिमंडल है उसको देखना चाहिए। आज मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी निरंतर मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। और हमने इस वर्ष के जेंडर बजट में इसके अंतर्गत लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इस वर्ष हमने इस जेंडर बजट में मातृशक्ति के लिए प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16% अधिक है और राज्य स्थापना के पहले बजट की तुलना में 4 गुना है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। आज हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। आज हम राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, ये सभी काम आपके समय में भी हो सकते थे, लेकिन कभी आपने इस बारे में विचार नहीं किया। आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमने राज्य के गठन में मातृशक्ति का हमारे राज्य में कितना बड़ा योगदान रहा है, लेकिन फिर भी कभी आपके समय में मातृशक्ति को सम्मान नहीं दिया गया, जो आज डबल इंजन की सरकारों के समय में मिल रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें 75% सब्सिडी का प्रावधान है। हमने इस योजना के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को जो मजबूर हैं, ऐसी महिलाओं को एसिड अटैक हो या अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बहन बेटियां हों, उनके साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी अपने पैरों पर खड़े होने का संबल प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदया, जब किसी महिला के जीवन में पति का साया उड़ जाता है या उसे किसी कारणवश अकेले में जीवन जीने को विवश होना पड़ता है, तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदया, ये हमारे कांग्रेस के मित्र इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि उनको केवल और केवल हमेशा अपने वोट बैंक की फिक्र रहती है। हमारे प्रतिपक्षी साथी हर काम में वोट बैंक की बात करते हैं, हर बात में तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम महिला सतत आजीविका योजना के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023 के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें विशेष अनुदान भी प्रदान कर रही है, जिससे वह आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशील योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही हम 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें
व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता और स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल के पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने तथा हमारे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से हमने राज्य में हाउस ऑफ हिमालय नाम से अमलेरा ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आज अपना व्यवसाय कर रही हैं और केवल वो रोजगार मांगने वाली नहीं बल्कि अब वो रोजगार देने वाली भी हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश की 2,65,000 बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतिहास रचने का काम किया है। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कभी आप लोगों ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की मंशा नहीं थी। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? आपकी पार्टी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित होने से रोककर यह सिद्ध कर दिया कि आपकी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। आपकी पार्टी ने अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना बेटियों के सुरक्षित और सशक्त भविष्य की नींव रख रही है, जबकि महिला सारथी योजना, ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आधुनिक तकनीकी और परिवहन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सर्जित किए जा रहे हैं, नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में आपदा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर उन्हें संकट के समय के नेतृत्व के लिए भी तैयार किया जा रहा है। वहीं सोलर सखी योजना द्वारा महिलाओं को सोलर प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त उस पर सब्सिडी प्रदान करके हरित ऊर्जा से जोड़ने का कार्य भी राज्य के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा हम महिला मंगल दल योजना के माध्यम से महिला समूह को आर्थिक सहायता देकर सामुदायिक विकास को भी गति प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हमारी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करके जमीनी स्तर पर कार्य कर मातृशक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तीनों रतौली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 रुपए से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। आज हमारी सरकार द्वारा संचालित सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 7.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमने इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। महोदया, हम राज्य में एक और जहां ईजा वोई सुगुन योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से नवजात शिशुओं और माताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी चिंता कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधानमंत्री पोषण मिशन के अंतर्गत इस वर्ष के बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे महिलाओं और बच्चों में पोषण के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सके। इसके साथ ही आज राज्य में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना एवं मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जहां एक और नारी सशक्तिकरण, नारी के कल्याण हेतु राज्य के महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं सहकारी समितियों में आज महिलाओं को 35% का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज सरकारी सेवाओं में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। आज राज्य में हमारी सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तक के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत जहां हम राज्य के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। साथ ही राज्य में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, महिला छात्रावास निर्माण, मुफ्त साइकिल योजना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम राज्य में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हम शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी बेटियों को आगे बढ़ाने, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा लोहाघाट में, माननीय विधायक जी बैठे, लोहाघाट में लगभग 256 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जहां बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण और आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान, जिसके अंतर्गत 23 नई खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है, जिससे राज्य की प्रतिभाशाली बेटियों को अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अवसर मिल सकेंगे। महोदया, राज्य की अनेक बेटियों ने आज खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर ये सब पहले से ही किया होता, नीयत साफ होती, तो सभी कार्य पहले भी किए जा सकते थे। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है और मुझे गर्व है कि यूसीसी केवल लागू ही नहीं किया, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को आज हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। अध्यक्ष महोदया, यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह या हलाला या बाल विवाह का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और जिस यूसीसी को लागू करते समय हमारे प्रतिपक्ष के साथी तमाम प्रकार की उस समय बातें कर रहे थे, आज उसी कानून के माध्यम से महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से उनको मुक्ति मिली है। हर जगह समानता आगे बढ़ी है। आज यूसीसी की मांग पूरे देश में उठ रही है। जब यूसीसी का मैं इसी सदन के अंदर जब यूसीसी का विधेयक प्रस्तुत कर रहा था, तो उस समय मैंने कहा था कि यूसीसी की गंगा जैसे माँ गंगा देवभूमि से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये यूसीसी की गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। आज देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कई राज्यों ने आज अपने यहाँ विधेयक पारित कर दिया है, वो राज्य भी जो है लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अपने जन्म से लेकर आज तक हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए समाज में सभी लोगों के समान कानून की धारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से यूसीसी का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदया, ये फर्क है हम में और आप में। अध्यक्ष महोदया, असल में दिक्कत यह है कि केवल वोट बैंक की राजनीति होती है। इन्हें जनहित के मुद्दों से सच में अगर कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हर अच्छे काम का अब विरोध करना कि अच्छा है, प्रतिपक्ष में है, विरोध करिए। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी राज्य में महिला आरक्षण के विषय पर लगातार उनके बयान आ रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मोड़ कर वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार से क्यों नहीं कहती। अब ये मैं तो आपको भी सुनता हूं ये कहते हुए जनता को गुमराह करने के लिए प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और जिनमें पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे।
प्रीतम भाई साहब की जिनसे मुलाकात हुई थी जी। चलिए, वो हो सकता है कि गोदियाल जी ने शायद वो पता नहीं, वो नियम प्रक्रिया उतनी चूंकि विधानसभा में तो रहे हैं, वो पता नहीं उन्होंने ठीक से नहीं देखा होगा। लेकिन हरीश रावत जी अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम का संज्ञान लिया, मैं समझ नहीं पाया आपने किस में मैं इतना नहीं, मैं केवल इतना कह रहा था, आपकी मुलाकात हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री जी से, ये कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो तो हाँ, ये खबर में आया था, मैंने खबर में ही पढ़ा था। तो उनको मैं नहीं कह सकता, चलिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी को तो सभी प्रक्रियाएं, वो तो चूंकि मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे, कई अन्य पदों पर रहे हैं, तो पूरी प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित हैं। वही उन्हें बता देते कि भाई ये जो आरक्षण है ये यहाँ बोलने से नहीं होगा, यहाँ से तो केवल बात जाएगी, ये तो वही संशोधन होगा जो बिल में जैसा लिखा गया, जैसा मैंने पहले बताया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसे आपकी पार्टी ने संसद में पारित नहीं होने दिया, उसमें एक बैरियर बनने का काम करा, उसको रोक दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश आपकी बारी आएगी तो बोलना उस समय, अब मैं बोल रहा हूँ तो ये है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश में कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही। उत्तर प्रदेश में भी एक जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी। हम बड़े छोटे छोटे थे, हम देखते थे कि कोई भी क्षेत्र में आना तो बात की बात होती थी, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से हैं जहां नारायण दत्त तिवारी जी का क्षेत्र हुआ करता था। सभी लोग, सर इस्बाल जी भी हैं उसमें, राणा जी तो उनके साथ ही रहे, तो उन तो छोटे होंगे उस समय, तो आदेश चौहान जी भी, बेहड़ साहब भी, तो हम लोग उस क्षेत्र से थे। और मैं देखता था कि क्षेत्र में आने की जल्दी नहीं होती थी किसी को, लखनऊ या दिल्ली से टिकट जिसको मिल जाता था, बस टिकट जिसको मिल गया वो पास हो गया। तो उसके बाद उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे, निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले, खटीमा गोलीकांड हुआ, मसूरी का गोलीकांड हुआ, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ। और उस समय भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन तब इन्होंने कभी उत्तराखंड राज्य निर्माण को मंजूरी नहीं दी, न इसका कोई अनुरोध केंद्र से किया गया। उस समय ऐसा करने से इनको किसने रोका था? और वो ऐतिहासिक कार्य भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ही संभव हो सका कि उत्तराखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उत्तराखंड राज्य बनाया गया। अध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लंबे समय से जिसकी मांग थी देश की आज़ादी के बाद से, और जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया, हमारे उत्तराखंड के भी अनेक परिवारों के लाल उस कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया। और वहां से धारा 370 जो देश की आज़ादी के बाद से देश का संकल्प था, उसको हटाने का ऐतिहासिक कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने किया। इसी प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण का संकल्प भाजपा की सरकार ने ही पूरा किया। जिस प्रकार दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया, उसी प्रकार मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी सच में यहाँ पर जो भूल हुई है उस भूल को सुधार सकते हैं। आप सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिख सकते हैं कि नारी शक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक प्रयासों पर राजनीति से ऊपर उठकर
केंद्र सरकार को संसद में स्पष्ट समर्थन दिया जाए। मातृशक्ति के सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर दलगत राजनीति से, दलगत हितों से ऊपर उठकर सकारात्मक और स्पष्ट रुख अपनाया जाए, ताकि देश की आधी आबादी को उनका उचित अधिकार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की सभी अपनी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी मातृशक्ति, उनका जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, अत्यंत कठिनाइयों में बीतता है। पहाड़ों में घर का काम भी उनको करना पड़ता है, गाय भैंस भी देखनी पड़ती है, परिवार भी चलाना होता है, खेत भी देखना होता है। उसके बावजूद भी आज हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं उन सभी मातृशक्ति को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ नारी शक्ति के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी भागीदारी के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ, निरंतरता के साथ इसी प्रकार कार्य करती रहेगी, उनके हित में लगातार फैसले लेती रहेगी। और जब तक हम मातृशक्ति को उनका अधिकार नहीं दिला देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, अनवरत रूप से चलते जाएंगे। अंत में मैं इस ऐतिहासिक कदम का विरोध करने वालों से भी केवल इतना कहना चाहता हूं कि नारी का अधिकार छीन तुम इतना ना अभिमान करो, बदली है अब युग धारा, उसका तो सम्मान करो। को कलंकित करने वालों, अहंकार अपना त्यागो, जिसने तुमको जन्म दिया उसको भी तो कुछ मानो। जिसको तुमने रोका हरदम, वो आज खड़ी स्वाभिमान से अपने अधिकारों की खातिर अटल अडिग विश्वास लिए। नारी शक्ति का ये बंधन अब अपरिहार्य है, आज नहीं तो कल ये परिवर्तन अनिवार्य है, ये परिवर्तन अनिवार्य है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर लोकसभा में जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो कृत्य किया गया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर